हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल विवेक कुमार चैनल। और बच्चों, स्वागत है आपका विवेक कुमार चैनल में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि आपकी वर्कशीट अपलोड हो चुकी है वेबसाइट पर, और मैं आपके लिए वर्कशीट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो वर्कशीट हमारे चैनल पर सबसे पहले अपलोड होती है, तो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर जरूर करें। कल रात को वर्कशीट अपलोड हो गई थी और मैं कल रात से वर्कशीट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अब टाइम मिला है और बना दिया मैंने वर्कशीट का वीडियो। एंड 2 वीडियोज़ ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ मैथ्स के, ठीक है। एक वीडियो आपके लिए ये रहा साइंस का, ठीक है। आपकी वर्कशीट नंबर कौन सी है? 34, जो विज्ञान की वर्कशीट है। और बेटा, आई हैव अ सॉल्यूशन PDF, एंड अगर आप कहोगे तो मैं सॉल्यूशन PDF भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 27 तारीख की आपकी वर्कशीट शेड्यूल की गई है आपके लिए, जिसमें आज आप पढ़ने वाले हो मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार का क्या मतलब है? मानव नेत्र का मतलब आपका जो आई है, ये जो आपका आई का सिस्टम जो है, और उसमें जो मानव नेत्र है, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, ये जो आपको रंग बिरंगा संसार दिखता है वो कैसे दिखता है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। खैर, आप ये आँख देख सकते हो, आपकी आँख में क्या दिखाया जा रहा है? पक्षावी पेशियाँ, क्रिस्टलीय लेंस, जल द्रव्य, पुतली, परितारिका, स्वच्छ मंडल, कच्चाभ द्रव्य, दृक् तंत्रिका, दृष्टि पटल, ठीक है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मानव नेत्र की कुछ चीज़ें दी हुई हैं। यह संवेदनशील इंद्रियों में से एक है। ये कैमरे की तरह काम करता है। मानव नेत्र क्या काम करता है? कैमरे की तरह। जैसे हम कैमरे से पिक्चर कैप्चर करते हैं, बट वो कैप्चर होकर हमें दिखती है, बट यहाँ पर हम जो भी कुछ देखते हैं वो हमारे माइंड में सेव होता है, ठीक है। प्रतिबिंब एक संवेदनशील स्क्रीन पर बनता है, जिसे रेटिना कहते हैं। जो प्रतिबिंब है, जो भी आप देख रहे हो, आपके सामने जो इमेज है, जैसे मैं इस समय मोबाइल को देख रहा हूँ, ठीक है, मोबाइल को देख रहा हूँ, जैसे आप भी इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपके सामने एक तरह से प्रतिबिंब है ना, एक इमेज ही तो है। तो वो सब कहाँ दिखती है? किस स्क्रीन पे शो होती है? जिस स्क्रीन पे वो शो होती है आपकी आई में, उसे कहते हैं रेटिना, ठीक है। पतली झिल्ली जिससे होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, कार्निया, ये स्वच्छ मंडल कहलाते हैं। अब स्वच्छ मंडल क्या है? देखिए, जो लाइट है जो आपकी आँखों में जा रही है, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये आपको सब कुछ दिखता है, ये ऐसे ही नहीं दिखता। इन सब पे ये बताइए, आप अंधेरे में क्यों नहीं देख पाते? जब आँख काम ही करती है तो अंधेरे में क्यों नहीं दिखता, उजाले में क्यों दिखता है? क्योंकि उजाले में जो है प्रकाश होता है, लाइट होती है। जो लाइट जो चीज़ों पे पड़ती है और फिर वही लाइट हमारी आँखों पे पड़ती है, तभी हम उन चीज़ों को देख पाते, तभी हमारा माइंड जो है सपोर्ट करता है उन चीज़ों को देखने के लिए। तो पतली झिल्ली जिससे होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करती है, जिससे जो लाइट है जो नेत्र में एंटर करती है, जो आई में एंटर करती है, वो पतली झिल्ली जो है उसे स्वच्छ मंडल कहते हैं, ठीक है। नेत्र गोलाकार होता है, जिसका व्यास लगभग 2.3 सेमी होता है। नेत्र गोलक क्या होता है? नेत्र गोलक जो होता है आपका, वो एक गोलाकार चीज़ है, ठीक है, जो नेत्र में स्थित होता है और जिसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। अब उसके व्यास की बात की गई है, त्रिज्या की बात नहीं की गई। त्रिज्या आप कैसे निकालोगे? डिवाइड कर दोगे 2 से, त्रिज्या निकल जाएगी। MCQ आने वाला, त्रिज्या आ सकती है। क्रिस्टलीय लेंस की उपस्थिति रेटिना पर विभिन्न दूरी पर वस्तुओं को समुचित करने में मदद करती है। ध्यान दीजिए, क्रिस्टलीय लेंस की उपस्थिति रेटिना को विभिन्न दूरी पर वस्तुओं को समुचित करने में सहायता करती है। जो क्रिस्टलीय लेंस है वो क्या करता है? जो रेटिना है, रेटिना आपका क्या करता था? वो एक स्क्रीन था जिसपे आपको सारी इमेज शो होती थी। क्रिस्टलीय लेंस उसकी हेल्प करता है कि भाई तुम जो है सारी इमेज को उस पर शो करो। अब आप एक ही चीज़ थोड़ी ना देखते हो, आपकी आँख से जितना एरिया कवर होता है वो सब देख लेते हो। कैसे देख लेते हो? क्योंकि क्रिस्टलीय लेंस आपकी हेल्प करता है इस कंटेक्स्ट में। पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाली गहरी पेशीय संरचना को परितारिका कहा जाता है। पुतली आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अब क्या है? पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाली गहरी पेशी संरचना। जो पुतली, आपने सुना हो किसी की पुतली छोटी हो गई, बड़ी हो गई, तो ये कैसे होता है? क्योंकि उसकी परितारिका क्या है, उसे हैंडल नहीं कर पा रही। पुतली के आकार को नियंत्रित करने का काम कौन कर रहा है? परितारिका कर रही है। क्या कर रही है? परितारिका कर रही है, ठीक है, ठीक है। ये गहरी पेशीय संरचना होती है, मतलब कि पुतली में वो जो गहरी गहरी संरचनाएं होती हैं, नीचे की होती है, गहराई में जो संरचनाएं होती हैं वो होती है परितारिका। और पुतली जो है उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट, पुतली पे हमेशा क्वेश्चन आया है, आज इस बार भी ये आएगा, देख लेना। पुतली क्या है? वो आँख में जो है लाइट
को जो कंट्रोल करती है। ऐसे तो खूब आपने देखा होगा कि अचानक से आप सूरज को देखते हो, अचानक से खूब तेज आँख आप पे पड़ती है, आपकी आँख बंद हो जाती है। कैसे? क्योंकि पुतली हैंडल कर रही है। अचानक से आँख पे पड़ रहा है, दुनिया भर की लाइटें आपकी आँख पे पड़ रही हैं, जिससे आपकी आँख कमज़ोर हो जाती है। तो पुतली आपकी सहायता करती है देखने में। अभी नेत्र लेंस रेटिना पर वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना में प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं। प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं दृश्य तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क को भेज देती है। ये आपकी दृश्य कोशिका की बात की गई है। अभी नेत्र लेंस देखिए, अब ये कैसा प्रतिबिंब बनाते हैं। क्वेश्चन आता है कि कैसा प्रतिबिंब बना, तो बेटा प्रतिबिंब तो वास्तविक बना, आपने पढ़ रखा है ना चैप्टर प्रकाश अपवर्तन वाला, उसमें क्या है, वास्तविक बना और उल्टा प्रतिबिंब बना। कैसा प्रतिबिंब बना? उल्टा प्रतिबिंब बना। ठीक है। और अब रेटिना क्या है? उस संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं रेटिना में, और उसमें एक दृढ़ तंत्रिका होती है। वो दृढ़ तंत्रिका क्या करती है? उस इमेज को माइंड में भेजती है, फिर माइंड सपोर्ट करता है कि हाँ ये चीज़ है सामने हमारे। ठीक है। समंजन क्षमता। अभी समंजन क्षमता क्या है? अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। जब मांसपेशी शिथिल होती हैं तो लेंस पतला हो जाता है, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। अब इसमें क्या बताया? अभी नेत्र लेंस की फोकल दूरी को घटाया बढ़ाया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस के आई में अभिनेत्र लेंस जो है ना, उसकी जो फोकल दूरी है उसे हम घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। इसकी मांसपेशियाँ क्या होती है? स्थिर होती हैं। कैसी होती है? स्थिर होती हैं। अगर स्थिर हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा? जो लेंस है वो हो जाएगा पतला। तो हमें लेंस को अगर पतला करना होता है तो मांसपेशियों को स्थिर कर देते हैं। ठीक है। इससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी तो बढ़ ही जाएगी, जिससे दूर की वस्तुओं को देखने में मदद मिलती है। इसी प्रकार जब नेत्र लेंस मोटा हो जाता है तो फोकल दूरी कम हो जाती है और हम पास की वस्तुओं को देखने में सक्षम होते हैं। समंजन क्षमता को फोकल दूरी को समायोजित करने के लिए लेंस की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब आप यहाँ ध्यान सुनिए, अगर इस मांसपेशियाँ स्थिर हो जाएंगी तो लेंस पतला हो जाएगा, जिससे कि जो फोकस दूरी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। लेकिन वहीं अगर मोटा हो जाता है आपका जो लेंस है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फोकस दूरी कम हो जाएगी। वह न्यूनतम दूरी जिस पर वस्तु विशेष को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कहलाती है। इसे नेत्र का निकट बिंदु भी कहते हैं। अब यहाँ पर आपका असली प्रश्न आएगा कि निकट बिंदु क्या होता है। बच्चे कहते सर हम निकट बिंदु का मतलब क्या है? जिस डिस्टेंस से आपको क्लियर दिखना शुरू होता है, तो वो क्या होता है? नेत्र होता है एक वयस्क तरुण वयस्क के लिए निकट बिंदु लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। सबसे दूर का बिंदु जहाँ तक किसी वस्तु को देखा जा सकता है नेत्र। ठीक है। अब कम से कम 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा एक तरुण वयस्क स्वस्थ व्यक्ति में, तब उसे क्लियर दिखेगा। कितना? 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। बचेंगे नहीं सर मैं तो 1 सेंटीमीटर पे भी देख सकता हूँ, नहीं सर मैं तो 10 पे भी देख सकता हूँ, नहीं सर मैं तो 5 पे भी देख सकता हूँ, नहीं सर मैं तो 10 पे भी देख सकता हूँ। देख लो, कोशिश करो, किताब को उठा के आँख के पास चिपका लो, देख पाते हो कि नहीं। जब तक 25 सेंटीमीटर की दूरी नहीं होगी बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए कंफर्टेबल होकर पढ़ना या कुछ भी देखना। आप ऐसे चिपका लोगे आँख को उस चीज़ पे जाकर थोड़ा ना ठीक से दिखेगा। 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस चाहिए ही चाहिए एक क्लियर देखने के लिए, कंफर्टेबल होकर देखने के लिए, आंखों पे प्रेशर डालने के लिए नहीं, कंफर्टेबल होकर देखने के लिए। लेकिन वो लास्ट दूरी जिस दूरी तक हम देख सकते हैं, ये तो हमारी कम दूरी हो गई कि यहाँ से देखना स्टार्ट, लेकिन वो अंतिम दूरी क्या है जहाँ तक हम देख सकते हैं, तो उस अंतिम पॉइंट को कहते हैं नेत्र के दूर बिंदु, नेत्र का दूर बिंदु। हमारे नेत्र में अंत बिंदु पर होते हैं अनंत बिंदु, उसका कोई फिक्स नहीं है कि कोई व्यक्ति कहाँ तक देख सकता है, इसलिए कहा गया 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक कोई व्यक्ति देख सकता है आराम से। अनंत का क्योंकि हो सकता है कोई व्यक्ति ज़्यादा दूर तक देख सकता हो, कोई व्यक्ति कम दूर तक, किसी की आँख में प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मान के चले कि बिना पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो पेपर बेकार है। और क्वेश्चन कैसा आता है? प्रिज्म आपने देखा है, प्रिज्म आपने देखा है क्या?
तो जब प्रकाश प्रिज्म में पड़ता है तो ये सब पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। ये आपका प्रिज्म है, ये एक लाइट आई यहाँ पर, ये आपकी एक लाइट आई, ठीक है, प्रिज्म है, ये आपकी लाइट आई। और जब ये लाइट प्रिज्म पे गिरेगी तो ये लाइट जो है 7 जगह डाइवर्ट हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, हालांकि सब नीचे की ओर गिरेंगे, समझ रहे हैं आप। प्रिज्म पर एक लाइट आई, मैं आपको शो करना चाहूँगा। प्रिज्म पर कैसी लाइट आई? वाइट। वाइट तो आपको दिखेगा भी नहीं बेटा, ब्लैक दिखाता हूँ, ठीक है, समझने के लिए। और ये एक लाइट आई, ठीक है, ये लाइट आते ही प्रिज्म पर गिरी ये लाइट, और गिरते ही ये लाइट अब जो है रंग बदल रही है, कई रंगों में आ गई अभी लाइट। कितने रंगों में आ गई? कई रंगों में आ गई। कितने रंगों में आ गई? कई रंगों। यहाँ जैसे ब्लू जा रहा है, फिर ये मतलब कि ये तो डार्क ब्लू हो गया, ये लाइट ब्लू हो गया, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर रेड, फिर ये पिंक टाइप में है। तो ये क्या है? ये कलर चेंज हो गया, लेकिन लाइट तो वाइट ही आई। मतलब लाइट का तो कोई मतलब वैसे होता ही नहीं कुछ कलर वैसे। और ये कांच का प्रिज्म है, ठीक है। सबसे पहले तो बच्चे कहते हैं प्रिज्म क्या होता है? कांच का प्रिज्म होता है एक, आपको प्रैक्टिकल में दिखाया जाएगा। और यही है सब कुछ, एक श्वेत प्रकाश का। ये श्वेत प्रकाश ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे नहीं गया, यहाँ पर टकराया और डाइवर्ट हो गया ऐसे, ठीक है, ये डाइवर्ट हो गया ऐसे, और डाइवर्ट होकर ये 7 रंगों में डिवाइड हो गया। और इसे क्या कहते हैं? प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। विक्षेपण मतलब बिखर जाना, एक तरह से बिखरना कहते हैं ना, तो आप उससे याद कर सकते हो विक्षेपण। एक प्रकाश वो बिखर गया, कितने? 7 प्रकाशों में, ठीक है। अभी 7 प्रकाश कौन कौन से जानना चाहेंगे आप? उम्मीद है बच्चे जानना चाहेंगे। ये 7 प्रकाश हैं, बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है, जिसे आप विगोरियर के द्वारा भी याद कर सकते हो। इस पूरी पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। आप केमिस्ट्री में भी 11th में स्पेक्ट्रम के बारे में बहुत पढ़ोगे, इसलिए इसे बहुत अच्छे से समझना। ना समझ आए कमेंट करना, मैं वीडियो बना दूंगा इस पर अकेले, बट समझना ज़रूर, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ समझने वाली है, बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक झुकता है, जबकि लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है, ठीक है। इंद्रधनुष की परिघटना प्रकाश के विक्षेपण के कारण होती है। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, बैंगनी कलर सबसे ज़्यादा झुक रहा है और लाल रंग जो है सबसे कम झुक रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है इंद्रधनुष से। किससे? इंद्रधनुष से। इंद्रधनुष। अगर बच्चों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना। इंद्रधनुष से ये एक बूंद, अब बारिश होती है, ठीक है। ये आपका सन, मैं आपका सन यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, ये आपका सन है। ये मान लीजिए आपकी पानी की बूंदें, ठीक है, ये पानी की आपकी बूंदें, ये बूंद है पानी की। अब इस पे प्रकाश पड़ा, प्रकाश को मैं येलो दिखाता हूँ, तो इस पे प्रकाश ऐसे पड़ा, ठीक है, और प्रकाश ऐसे पड़ते ही ये प्रकाश ऐसे जाना चाहिए, लेकिन अब ये प्रकाश क्या हो जाएगा? ऐसे जाएगा, दिखाता हूँ, ऐसे जाना चाहिए प्रकाश। प्रकाश कैसे जाना चाहिए? ऐसे जाना चाहिए, लेकिन अब ये प्रकाश यहाँ गिरा और अब ये प्रकाश ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 7 रंगों में डिवाइड हो जाएगा, और ऐसे ही आपको दिखता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष का यही कॉन्सेप्ट होता है, अभी मैं बताऊँगा सब चीज़, क्वेश्चन है अभी। इंद्रधनुष का यही कॉन्सेप्ट होता है। और ये ध्यान रखना, इंद्रधनुष कहाँ बनता है? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सन। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सन, सन के दूसरी तरफ बनता है, अपोजिट टाइम में बनता है, अपोजिट जगह बनता है, ठीक है। अब ये स्वयं का आकलन कर, ये लिखा है, तो चलिए आकलन कर लेते हैं स्वयं का। देखिए मैं PDF ले आया आपके लिए। मानव नेत्र में निम्नलिखित भागों का कार्य लिखिए। कार्य लिखने की बात की गई है, मानव नेत्र के विभिन्न भागों का कार्य लिखिए। तो सबसे पहले रेटिना का कार्य। मनुष्य की आँख में पिछले पर्दे को रेटिना कहते हैं। इसमें कुछ कोशिकाएं होती है जिन तक प्रकाश पहुंचता है, और उसी प्रकाश का विश्लेषण करके ये नज़र आने वाली चीज़ों को
शिनाख्त करती हैं, यानी देखने में सक्षम बनाती हैं। मोटा मोटी इसमें से आप ये लिख सकते हो, रेटिना की सहायता से हम देखते हैं। ठीक है, अगर रेटिना खराब हो जाता है तो देखने में दिक्कत। दूसरा है परितारिका क्या है, तो बेटा परितारिका क्या है, ये एक पुतली के साइज को नियंत्रित करती है, जबकि पुतली नेत्र में प्रवेश होने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। लेंस दूर या नज़दीक के सभी प्रकार के वस्तुओं का समायोजक कर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ये भी बहुत ईजी है। आप मोटा मोटी ऊपर की 2-3 लाइन लिखकर भी काम चला सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। स्वच्छ मंडल या कार्निया क्या है, तो स्वच्छ मंडल या कार्निया में रक्त वाहिका नहीं होती। सबसे बड़ी बात यह है कि रक्त वाहिका किस में नहीं होती है, तो कार्निया। अब कार्निया नहीं देते हैं, स्वच्छ मंडल देते हैं। ठीक है, को बाहर के अशुद्ध द्रव के विषण द्वारा तथा भीतर के नेदोद्र के विषण से पोषण मिलता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण का अधिकांश अपवर्तन स्वच्छ मंडल कार्निया के बाहरी पृष्ठ में होता है। ठीक है, इस तरह से तो ये आपके चारों हो गए। अब दूसरा क्वेश्चन है समंजन क्षमता को परिभाषित करें, क्या है। पहला दिया आपका नेत्र के निकट बिंदु, नेत्र का निकट बिंदु। नेत्र का निकट बिंदु क्या है, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं, जो कि 25 सेंटीमीटर होती है। आप 10 सेंटीमीटर पर शायद ही कोई क्लियर, आँख दुखने लगेगी, बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, आँख भी खराब हो सकती है, लेकिन 25 सेंटीमीटर वह कम से कम दूरी जिस पे आप एकदम क्लियर देख सकते हो। अब वहीं पर नेत्र का दूर बिंदु क्या है, वह दूर बिंदु जिस पर आप दूर की चीज़ देख सकते हो, तो वो क्या होती है, वह क्या होती है, अनंत होती है बेटा। क्या होती है, अनंत होती हैं। क्या होती हैं, अनंत होती हैं। ठीक है, आप देखो बेटा, ये सब तो आप लिख लोगे, इस वीडियो को रोकोगे और लिख लोगे, समझो ना। स्पेक्ट्रम क्या है, उसके रंगों का क्रम भी लिखिए। तो प्रकाश विक्षेपण के कारण बने 7 रंगों के बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये आपका प्रिज्म, और ये आपकी लाइट आई, लाइट यहाँ गिरी और ये 7 आपके कलर बन गए। इट इज़ प्रिज्म, इट इज़ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के 7 रंग क्या है, बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, प्रकाश की कौन सी परिघटना इंद्रधनुष के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, तो इंद्रधनुष यह एक बहुत ही सुंदर प्रकाशीय विक्षेपण की घटना है। प्रकाशीय विक्षेपण, कौन से विक्षेपण है, प्रकाशीय विक्षेपण। 1 नंबर में क्वेश्चन जरूर आएगा, अब देखने ला, अगर इस चैप्टर से आया तो ये क्वेश्चन तो आना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो बेटा फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिजिक्स में ये वाला चैप्टर तो एकदम फिजिक्स का प्राण एक तरह से समझ सकते हो। बाकी तो नीचे सभी सामान्य बातें लिखी हुई हैं कि सूर्य के प्रकाश की कोई किरण जब प्रिज्म में से गुजरती है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, इसे ही प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल बातें लिखी हुई हैं, और ये इंद्रधनुष के 7 रंग आपको दिए हुए हैं, और ये 7 रंग कैसे बने ये भी आपको पता ही है। ये आपका है प्रिज्म, सॉरी ये आपका जो है बूंद है, बूंद पे गिरे सन की लाइट, और सन की लाइट गिरते ही ये बन गया आपके इंद्रधनुष। और इंद्रधनुष आप इस तरह इंद्रधनुष आप देखते हो। ठीक है, ठीक है बेटा, उम्मीद है इतना कॉन्सेप्ट तो समझ आ ही गया होगा आपको। चलिए, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो वीडियो को ख़त्म करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एंड वीडियो को ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। और कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। आई विल प्रोवाइड यू ऑप्टिमम सॉल्यूशन एंड जेन्युइन सॉल्यूशन, राइट सॉल्यूशन, क्योंकि फेक बताने से कोई फ़ायदा होता नहीं है। ठीक है, और मैं किसी भी टॉपिक पे वीडियो बना सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। कोई डाउट होता है तुरंत पूछिए। हाँ, सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए होगी तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। सॉल्यूशन की पीडीएफ के लिए आपको कमेंट ही करना पड़ेगा, जब तक कमेंट नहीं तब तक अपलोड नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स।